नादिया मलिक मिसिंग केस अमेरिका में गायब हुई एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी है। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी की पूरी दास्तान बताने जा रहे हैं, जहां एक 22 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है। मगर इस केस में ना तो कोई कातिल है, न कोई सबूत, न कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कत्ल भी हो और इसका कोई कातिल ही ना हो, मगर इस केस में कुछ ऐसा ही है। इस एक केस ने एक अमरीकी शहर को हिला कर रख दिया था। पूरी कहानी आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया इस केस को नादिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानती है। तो क्या है नादिया मलिक मिसिंग केस? पूरी कहानी जानते हैं, सब कुछ डिटेल के साथ। कहानी एक लड़की नादिया मलिक की है। नादिया अपने घर वालों के साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर रहती थी। नादिया बचपन ही से पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। पढ़ाई के दौरान ही जब नादिया की उम्र यही कोई 15-16 साल थी, तब ही इसकी मुलाकात भारत के एक नौजवान भूपिंदर गगन सिंह नाम के लड़के से होती है। भूपिंदर भी इन दिनों फिलाडेल्फिया में ही रहा करता था। भूपिंदर से मुलाकात के बाद ही नादिया की जिंदगी नई करवट लेनी शुरू कर देती है। पहले वो ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करती थी, मगर भूपिंदर से मिलने के बाद वो भूपिंदर के लिए पागल सी होने लगती है। अब वो दिन रात भूपिंदर से ही बात करती रहती थी। अगर वो किसी और से भी बात करती थी तब भी वो अक्सर भूपिंदर ही का जिक्र किया करती थी। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता था घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी जाते हुए ये भूपिंदर से मिला करती थी। इन सब के चक्कर में नादिया की पढ़ाई काफ़ी पीछे छूटने लगी थी। नादिया की ज़िंदगी में अचानक से आए इस बदलाव से नादिया के घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और वो नादिया को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर नादिया को भूपिंदर के अलावा न कुछ दिखाई देता है और ना ही भूपिंदर की बातों के अलावा इसी किसी और की बातें सुनाई देती थी। भूपिंदर के प्यार में नादिया मलिक इतनी ज़्यादा खो जाती है कि जब घर वाले इसे कुछ ज़्यादा समझाने लगते हैं तो नादिया घर वालों से ही अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके भूपिंदर के पास ही रहने लगती है। नादिया और भूपिंदर शादी भी नहीं करते हैं और साथ रहने लगते हैं। इस दौरान नादिया मलिक एक बेटे को भी जन्म देती है। नादिया अब अपने घर वालों को लगभग बुलाकर अपने ही बॉयफ्रेंड भूपिंदर और बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। नादिया का पढ़ाई से भी लगभग रिश्ता ख़त्म हो गया था। गुजरते वक्त के साथ नादिया की फैमिली भी बढ़ती है और साल 2012 तक नादिया 3 बच्चों की मां बन जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2012 में 28 फरवरी को नादिया के साथ एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आता है। नादिया और भूपिंदर एक दिन अपनी 3 महीने की बेटी अलीना सिंह के साथ अपनी कार से कहीं घूमने जाते हैं। अभी ये लोग मार्केट में ही थे कि अचानक से नादिया की बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बच्ची की इस हालत को देखकर नादिया और भूपिंदर इसे संभालने की कोशिश करते हैं, मगर कोई बेहतरी नहीं आती। अपनी बेटी की हालत को देखकर नादिया बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, मगर यहीं पर भूपिंदर एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद नादिया ने कभी नहीं की थी। दरअसल मरती हुई बेटी को इसी हालत में छोड़कर भूपिंदर वहां से ये कहते हुए भाग जाता है कि इसे तुम ही संभालो और तुम ही पुलिस के लिए फ़ोन करो, मैं कुछ नहीं जानता। इससे पहले कि नादिया कुछ कर पाती कि मासूम सी बच्ची दम तोड़ देती है। नादिया के बुलाने पर थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम भी मदद के लिए आ जाती है, मगर तब तक नादिया की बेटी इस दुनिया से जा चुकी होती है। बच्ची की मौत की वजह को समझने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम भी करवाती है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी गहराई से जांच करने के बावजूद ये पता नहीं चल पाता कि आखिर इस बच्ची की मौत की वजह क्या थी। हालांकि कुछ जांच में ये इशारे मिलते हैं कि बच्ची को एक ख़ास किस्म की बीमारी थी, मगर वो ऐसी ना थी कि इससे इसकी इतनी अचानक मौत हो जाती। वैसे भी जब बच्ची का दम घुटने लगा था तो वहाँ से इसका बाप भूपिंदर भाग निकला। इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद भूपिंदर ही ने बच्ची के साथ कुछ नहीं कर दिया हो। इसलिए पुलिस मर्डर के एंगल से भी जांच करती है, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। इस तरह इस बच्ची की मौत की वजह एक मुअम्मा बनकर रह जाता है। इस हादसे के बाद एक बार फिर से नादिया के घर वाले नादिया से राब्ता करते हैं और इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भूपिंदर अच्छा लड़का नहीं है, तुम इसे छोड़कर वापस हम लोगों के पास आ जाओ। मगर नादिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वो भूपिंदर के साथ ही रहती है। नादिया भले ही अपने घर वालों के साथ नहीं जाती,
मगर बेटी की मौत के बाद भूपिंदर के साथ इसका रिश्ता पहले जैसे नहीं रहा। अब इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। छोटी छोटी बात पर दोनों काफी लड़ते थे। नादिया की बहन मोना मलिक के मुताबिक अब भूपिंदर अक्सर नादिया पर हाथ भी उठा दिया करता था। गाली गलौज और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ तो बहुत आम हो गई थी। कुछ वक्त तक तो नादिया ये सब कुछ झेलती है, मगर अब चीजें इसकी भी बर्दाश्त से बाहर होने लगती है और अब वो भूपिंदर को छोड़ने का मन बनाने लगती है। इसलिए वो अब अपनी खुशी किसी और में ढूंढना शुरू कर देती है और इसी सिलसिले में इसकी मुलाकात थॉमस सिंह नामी के एक आदमी से होती है। थॉमस सिंह एवियस आर्मी में कुछ साल तक अपनी खिदमत देने के बाद वापस आया था और फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता नादिया थॉमस सिंह के करीब आने लगती है। थॉमस भी नादिया को पसंद करना शुरू कर देता है और वो नादिया से कहता है कि जितनी जल्दी हो तुम भूपिंदर का साथ छोड़कर वापस आ जाओ। नादिया भी भूपिंदर को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी, मगर भूपिंदर नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इस खींचातानी के बीच कुछ और महीने गुजर जाते हैं। अब साल आ चुका था 2014। प्यार से शुरू हुआ नादिया और भूपिंदर का रिश्ता काफी जहरीला हो चुका था। नादिया नए साल में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत शुरू करने की कोशिश करती है और इसी कोशिश के तहत वो एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है। नादिया डॉक्टर बनने का ख्वाब पालते हुए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने लगती है। 2014 के जनवरी महीने में नादिया का प्री मेडिकल एग्जाम का फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है। इसी बीच फरवरी 2014 में भूपिंदर को कहीं से थॉमस सिंह के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद नादिया और भूपिंदर में काफ़ी झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान भूपिंदर सिंह नादिया की बुरी तरह पिटाई भी करता है। इस मारपीट से नादिया इतनी ज़्यादा टूट जाती है कि फाइनली वो भूपिंदर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लेती है, मगर भूपिंदर किसी भी कीमत पर नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। भूपिंदर नादिया के नए बॉयफ्रेंड थॉमस को भी मैसेज करते हुए कहता है, अगर तुम नादिया की जिंदगी से बाहर नहीं होते हो तो तुम कभी भी नादिया को नहीं देख पाओगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब नादिया बिल्कुल बेबस हो जाती है और भूपिंदर की कैद से निकल नहीं पाती तो वो अपने भाई खालिद मलिक को फ़ोन करती है और इससे मदद मांगती है। बहन की हालत को देखते हुए खालिद 9 फरवरी 2014 को भूपिंदर को फ़ोन करता है और इससे नादिया को छोड़ने के लिए कहता है। इस बात पर फ़ोन पर ही खालिद और भूपिंदर की काफ़ी बहस होती है। इसी बीच फ़ोन पर ही बैकग्राउंड में नादिया की आवाज़ सुनाई देती है जो रोते हुए कह रही थी कि ये मुझे घर के बाहर भी नहीं जाने दे रहा है, उसने मुझे कैद कर लिया है, मुझे बचाओ। नादिया की आवाज़ सुनकर खालिद कुछ कह पाता इससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद खालिद कई बार भूपिंदर के नंबर पर फ़ोन करता है, मगर बात नहीं हो पाती। नादिया से भी राब्ता नहीं हो पाता। इसके बाद कुछ अनहोनी के खतरे के साथ जल्द खालिद पुलिस को फ़ोन करते हुए वाक़े की मालूमात देता है। खालिद के फ़ोन के फ़ौरन बाद पुलिस की एक टीम भूपिंदर के घर पर जाती है, मगर वहाँ ना तो भूपिंदर मिलता है और ना ही नादिया। पुलिस आसपास के इन सभी मुमकिन जगहों पर छापे मारती है जहाँ भूपिंदर जा सकता था, मगर कहीं से भी भूपिंदर का कोई अता पता नहीं चलता। 9 फरवरी 2014 की तारीख यूं ही गुजर जाती है। नादिया और भूपिंदर का कोई अता पता नहीं लगता है। इसके बाद 10 फरवरी 2014 को नादिया के घर वाले पुलिस में जाकर भूपिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हैं। भूपिंदर के पास एक ब्लैक कलर की निसान कार थी। जांच के दौरान पता चलता है कि नादिया भूपिंदर के साथ साथ वो ब्लैक कलर की निसान कार भी गायब। इसी आधार पर पुलिस वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद भूपिंदर और नादिया इसी कार से कहीं निकल गए हैं। इसलिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि किसी को भी अगर ब्लैक कलर की निसान कार दिखाई देती है तो वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे। नादिया के घर वाले भी अपनी तरफ से कार की तलाश में लग जाते हैं। अभी ये लोग नादिया की तलाश में लगे हुए थे कि तभी नादिया के मोबाइल से एक के बाद एक कई टेक्स्ट मैसेज खालिद के मोबाइल पर आते हैं। ये मैसेज भूपिंदर भेज रहा था। एक मैसेज में भूपिंदर खालिद से कहता है कि तुम हार गए, मैं जीत गया, वो कभी अब घर वापस नहीं आएगी, तुम इसका चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। खालिद को चैलेंज करते हुए भूपिंदर एक मैसेज में ये भी कहता है कि तुम पूरे अमेरिका में नादिया को खोज लो, मगर वो कहीं भी नहीं मिलेगी। खालिद इन मैसेजेस के बारे में पुलिस को भी जानकारी देता है।
और पुलिस भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होता। पुलिस के हाथ अब भी खाली ही रहते हैं। इसी बीच 11 फरवरी को एक बार फिर से खालिद को नादिया के मोबाइल से कुछ मैसेजेस मिलते हैं। इस बार मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अगर तुम नादिया से बात करना चाहते हो तो मुझे फ़ौरन मोबाइल के ज़रिए $20 भेजो। इसके फ़ौरन बाद कई और मैसेजेस मिलते हैं जिसमें रकम बढ़ाकर पहले 50, फिर 100 और फिर $200 कर दी जाती है। ऐसे ही मैसेजेस थॉमस को भी मिलते हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ था कि अगर तुम नादिया से बात करना चाहते हो तो तुम मुझे अभी इतने पैसे भेजो। इन मैसेजेस के साथ भूपिंदर ये भी लिखता है कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम कभी दोबारा नादिया की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। इस मैसेज के जवाब में खालिद कहता है कि तुम मुझे कोई सबूत दो जिससे पता चले कि नादिया तुम्हारे साथ हैं, तो मैं तुम्हें अभी पैसे भेज दूंगा। तुम मुझे कम से कम बस एक बार इसकी हेलो सुना दो तो भी मैं पैसे भेज दूंगा, फिर इसके बाद इससे बात करूंगा। खालिद के ये कहने पर भूपिंदर बेशुमार ये मैसेज करता है कि आज के बाद तुम कभी नादिया की आवाज़ नहीं सुन सकोगे। इधर भूपिंदर लगातार मैसेजेस के ज़रिए ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। इधर पुलिस की भी कई टीम भूपिंदर की तलाश में लगी हुई थी, मगर कहीं से भी इन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस नादिया के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर कामयाबी नहीं मिल रही थी। पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग के मुताबिक पहले इनकी लोकेशन फिलाडेल्फिया थी, फिर ये लोग वाशिंगटन की तरफ जाते हैं और वाशिंगटन से ये लोग न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जाते हैं। मगर जब ये लोग ओहायो शहर पहुंचते हैं तो यहाँ आकर इनके मोबाइल में मूवमेंट बंद हो जाती है। इस बार पुलिस की एक टीम ओहायो तक आती है। पुलिस पीछा करते हुए इस घर तक भी पहुंच जाती है जहां भूपिंदर आकर रहता है। जैसे ही भूपिंदर को इसकी भनक लगती है कि पुलिस इसके पीछे है, वो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, मगर कुछ देर की लकत छुपी के खेल के बाद पुलिस आखिरकार भूपिंदर को गिरफ्तार कर लेती है। भूपिंदर सिंह से कार और नादिया के बारे में पूछा जाता है। इस पर वो कुछ भी बताने से इनकार करता है और कहता है कि मैं अपने वकील के आने के बाद ही कुछ बात करूँगा। इसके बाद पुलिस भूपिंदर के पॉकेट की तलाशी लेती है तो इसके पॉकेट से नादिया का मोबाइल, नादिया का ड्राइविंग लाइसेंस और कार की एक चाबी मिलती है। जांच के बाद ये खुलासा होता है कि ये इसी निशान कार की चाबी है जिससे भूपिंदर और नादिया निकले थे। पुलिस वालों की पूछताछ में भूपिंदर बताता है कि मैंने कार के साथ नादिया को फिलाडेल्फिया में ही छोड़ दिया था, मगर भूपिंदर की बात इसलिए झूठ लग रही थी क्योंकि नादिया के घर वालों के मुताबिक इस कार की तो बस एक ही चाबी थी और वो चाबी भी भूपिंदर की जेब से मिली थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नादिया बिना चाबी के ही कार चला रही हो। भूपिंदर के चेहरे पर चोट के निशान भी थे। इस बारे में पूछने पर उसने बताया कि नादिया ने इस पर हमला किया था, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर ये खरोच और चोट के निशान हैं। अब पुलिस की कई टीमें नादिया को खोजने में लग जाती हैं। पुलिस की बड़ी चहल पहल के बीच इस केस की शोहरत फिलाडेल्फिया में भी जोर शोर से होने लगती है। हर किसी की ज़बान पर बस एक ही सवाल था कि नादिया और वो निशान कार कहाँ है। नादिया फिलाडेल्फिया की सबसे बड़ी मुअम्मा बन चुकी थी। पुलिस की जांच जारी रहती है मगर हाथ खाली ही रहता है। नादिया की मिसिंग रिपोर्ट 10 फरवरी 2014 को लिखाई गई थी और अब तारीख आ चुकी थी 20 फरवरी 2014। 20 फरवरी 2014 को फिलाडेल्फिया के मार्पल टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट में एक अनजान इंसान कॉल करता है और कहता है कि एक ब्लैक कलर की निशान कार फिलाडेल्फिया की मार्केट के पास स्ट्रीट पर खड़ी है। इसी कार में शायद नादिया हो सकती है। आखिर ये कॉल किसने की थी, इस बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल बताते हैं कि इस एक कॉल के बाद क्या होता है। पुलिस की एक टीम भागते हुए इस जगह पर जाती है तो वहाँ सच में एक ब्लैक कलर की निशान कार खड़ी थी। कार पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इस कार पर 8 पार्किंग टिकट्स लगे हुए थे। मतलब इस जगह पर कार को खड़ी करने से पहले कई दूसरी जगह इलीगल तरीके से इसे पार्क किया गया था। इसी वजह से पुलिस ने इस पर पार्किंग टिकट्स भी लगाए थे, मगर पहले किसी को इस कार के अंदर लाश दिखाई नहीं दी।
आनन फानन में इस कार को खोला जाता है। कार के अंदर पुराने कपड़ों के ढेर थे। इसके अलावा काफ़ी सामान बिखरा पड़ा था। पहले तो पुलिस को कुछ भी नज़र नहीं आता है, मगर जब इन कपड़ों के ढेर को हटाया जाता है तो इन कपड़ों के ढेर के नीचे नादिया की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिस नादिया की तलाश पिछले 10 दिनों से हो रही थी। वो अब पुलिस को कार के अंदर कपड़ों के ढेर के नीचे मरी हुई मिलती है। मरते वक्त नादिया की उम्र सिर्फ 22 साल थी। लाश मिलते ही पुलिस इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नादिया का पोस्टमार्टम कराने वाली डॉक्टर्स की टीम की तरफ से 21 फरवरी 2014 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि नादिया के जिस्म पर किसी भी तरह के फिजिकल ट्रॉमा के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के दौरान भी मौत की वजह और मरने वाले के तरीकों से जुड़े कुछ भी पता नहीं चल पाता है। मौत की वजूहात को समझने के लिए सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भी भेज दिए जाते हैं, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में कुछ भी पता चल नहीं पाया था, इसलिए भूपिंदर को गिरफ्तार नहीं किया जाता। फिर भी पुलिस इस शहर में ही रहने को कहती है और इस पर नज़र रखी जाने लगती है। मगर अप्रैल 2014 में भूपिंदर पुलिस के उसूलों को तोड़ते हुए कहीं चला जाता है। इसके बाद इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। हालांकि कुछ ही महीनों बाद भूपिंदर को कोर्ट से बेल भी मिल जाती है और वो फिर से आज़ाद हो जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि 2 महीने में फोरेंसिक लैब से नतीजा आ जाएगा, मगर वहां से 8 महीने के बाद जाकर अक्टूबर के महीने में रिपोर्ट आती है। उम्मीद की जा रही थी कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से नादिया के बॉयफ्रेंड भूपिंदर सिंह पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा, मगर हर कोई इस वक्त शॉक्ड रह जाता है जब फोरेंसिक रिपोर्ट में भी यही कहा जाता है कि काफ़ी मेहनत और कई दौर की जांच पड़ताल के बावजूद डॉक्टर्स की टीम मौत की वजूहात का पता नहीं लगा पाई है। इतना ही नहीं, मौत किस तरीके से हुई इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस कई नामी जासूसों को इस केस की जांच में शामिल करती है। कई महीनों तक जांच चलती रहती है, मगर पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगती है। हालांकि डिटेक्टिव अपनी पूरी जांच के बाद कुछ एविडेंस की बुनियाद पर भूपिंदर सिंह पर ही नादिया को जहर देकर कत्ल का शक जताते हैं, मगर इनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भूपिंदर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर पाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब पुलिस को भूपिंदर के खिलाफ एक भी सबूत या गवाह नहीं मिलता है, तो फाइनली पुलिस कोर्ट में नादिया की मौत को तिबी मौत बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। कुछ महीने बाद ये केस भी बंद हो जाता है और भूपिंदर आज़ाद अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। 22 साल की नादिया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर गई, मगर इसे किसी ने नहीं मारा। पुलिस की तरफ से केस बंद किए जाने के बाद नादिया के घर वाले अपनी तरफ से इस केस की जांच करवाने के लिए कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी हायर करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव्स अपनी जांच में कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसकी बुनियाद पर नादिया के घर वाले फिर से पुलिस से केस को खोलने की अपील करते हैं, मगर प्राइवेट डिटेक्टिव की तरफ से कलेक्ट किए गए एविडेंस की जांच के बाद पुलिस ये कहते हुए इस केस की दोबारा जांच करने से इनकार कर देती है कि इन सबूतों में कोई दम नहीं है। 2015 में नादिया का भाई खालिद मलिक नादिया की मौत से जुड़ी मालूमात देने वाले आदमी को पहले 50,000 और फिर $1,00,000 का इनाम देने का ऐलान करता है। महीनों गुजर जाते हैं, मगर एक भी काम की जानकारी कहीं से नहीं मिल पाती है। वैसे प्राइवेट डिटेक्टिव ने जो सबूत इकट्ठा किए थे, इसकी बुनियाद पर नादिया के घर वालों ने दावा किया कि नादिया को दाहिने हाथ में जहरीला इंजेक्शन भी लगाया गया था, इसी वजह से इसकी मौत हुई और ये इंजेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि भूपिंदर ने लगाया था। नादिया के घर वालों के मुताबिक भूपिंदर ने पहले नादिया के हाथ में जहरीला इंजेक्शन दे दिया और फिर कार को बंद करके सभी सबूत मिटाने के बाद नादिया को अंदर ही छोड़कर भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नादिया ने खुदकुशी की हो, मगर इस बात में कोई दम नज़र नहीं आता है, क्योंकि खुदकुशी की तरफ इशारा करने वाला एक भी सबूत नहीं मिलता है। भले ही भूपिंदर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका, मगर 2018 में एक अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए भूपिंदर को नादिया के घर वालों को
$10 मिलियन का हर्जाना देने का आर्डर किया। कोर्ट जितने भी पैसे दिलवा दे, मगर सच तो यह है कि नादिया के कातलों को ना पकड़ा जाना पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी और नादिया के साथ हुई सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। पुलिस वालों को वो अनजान कॉल किसने किया था? ऐसा कहा जाता है कि कॉल करने वाले इंसान ने पुलिस से अपनी पहचान ना जाहिर करने की शर्त पर कार की लोकेशन बताई थी, मगर नादिया के घर वालों के मुताबिक जहां पर कार खड़ी हुई थी इसके ठीक पीछे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। इस रेस्टोरेंट में ऑर्डर का इंतज़ार करते हुए एक आदमी ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। इत्तेफाक से इसी न्यूज़पेपर में इसी निशान कार के साथ नादिया के गायब होने की खबर छुपी हुई थी। इसी बुनियाद पर इस आदमी को लगा कि हो ना हो ये वही कार हो सकती है, क्योंकि उसने वो कार कई दिनों पहले से एक ही जगह पर खड़ी देखी थी। बस इसी के बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन के बाद पुलिस आती है, जांच होती है, मगर इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाता है, जिसका जवाब नादिया के घर वालों समेत हर कोई जानना चाहता है। ये थी आज की कहानी, जिसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। जैसा कि हमारे एशियाई ममालिक के लोगों के अंदर ये यकीन पाया जाता है कि यूरोपीय ममालिक में हर तरफ इंसाफ का बोलबाला है और वहाँ की अदालतें किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। लेकिन इस कहानी से हमें ये देखने को मिला कि हर मुल्क के कानून में खामियां मौजूद हैं। ये केस एक खुली किताब की तरह का था, जिसमें तमाम इशारे भूपिंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कानून की गिरफ्त में ना आ सका। दोस्तों, आपके ख्याल में नादिया का कातिल कौन हो सकता है और वो क्या वजह हो सकती है कि जिससे नादिया की मौत हुई, वो भी ऐसी कि कोई सबूत ही नहीं मिला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।